ये जो हमारे गेहूँ है ना, ये 30 दिन ऊपर के हो गए हैं और इनकी पहली सिंचाई हो चुकी। जिन किसान भाई गेहूं की पहली सिंचाई करने जा रहे हैं तो उनके लिए अब वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। आज हम बात करेंगे इन गेहूं की जो ज़्यादा से ज़्यादा है ना, वो क्राउड्स रूट जो है वो बनने स्टार्ट हो गई हैं, और साथ ही में जो ज़्यादा से ज़्यादा जो कल्ले हैं ना वो किस तरीके से निकलें उनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि गेहूं के ज़्यादा कल्ले निकलेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे खेत में गेहूं का उत्पादन होगा। और यह भी बात करेंगे कि हम अगर जड़ों का विकास किस तरीके से करें, और साथ ही में गेहूं के अंदर हम कौन कौन सी ऐसी जो खाद है, शुरुआत में जब बेसल डोज में हम खाद डालते हैं जैसे यूरिया, DAP, पोटास, SSP, और जो साथ ही के अंदर हम जाइम भी डालते हैं, तो इन सभी को अगर किसान भाई ये चीज़ें नहीं डाली हैं तो वो किसान भाई तो गेहूं को पानी देने जा रहे हैं तो उनकी वो कौन कौन सी खाद का उपयोग करें ताकि उनकी जो फसल है ना वो उत्पादन अच्छा दे सके। तो अब जो हमारी कार्य है ना वो फसल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस समय अगर हम खाद सही समय पर नहीं दे पाएंगे तो हमारी फसल का उत्पादन आधा हो जाएगा। तो इन्हीं जानकारियों को मैं लेकर हाजिर हूँ। मेरा नाम है कमल और स्वागत करता हूँ आपके चैनल पर। आज हम बात करें जो शुरुआत में DAP, यूरिया, पोटास, जिंक और जाइम जो है, इन चीज़ों को अगर नहीं दी पानी के अंदर इन सभी को DAP और पोटास और जिंक और सांगरिका या फिर जाइम, इन दो सांगरिका लीजिए या फिर जाइम लीजिए, इन सभी को मिलाकर इन सभी को आप दे सकते हो। अगर आप किसान भाइयों ने शुरुआत के अंदर इन चीज़ों को नहीं दिया है वो तो अब दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारी जो फसल के जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके माध्यम से है ना वो पूरे तत्व मिल जाएंगे। किसान भाइयों ने इन सभी को डाल दिया है, DAP को डाल दिया है, पोटाश डाल दिया है और जाइम को भी डाल दिया है। तो अगर इन सभी को किसान भाइयों ने डाल दिया है तो वो किसान भाई क्या करें कि पहले पानी के अंदर है ना यूरिया और जिंक में जो जिंक है वो चिलेटेड फॉर्म का जो जिंक आता है, चिलेटेड फॉर्म का जो जिंक आता है उसको मिलाकर अपनी फसल में देंगे तो आपकी फसल जो है ना पूरी फसल लहराई हुई दिखेगी। पूरी तरीके से जो नए जो कल्ले हैं ना वो निकलेंगे। तो क्योंकि हमारी फसल को जितने पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है ना उतने पोषण तत्व इस फसल को मिल जाएंगे। और जड़ों का जो विकास है ना, DAP जो डालते हैं तो उसमें से एक पोषण तत्व होता है, और हमारे जड़ों का जो विकास है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो जड़ों का विकास होगा उतना ज़्यादा ज़मीन से पोषण तत्व है जड़ ले पाएगी। तो हम आपके लास्ट में ये भी बताएंगे कि इनका कल्लों का विकास एक हम जो उपयोग में लेते आ रहे हैं और हम अपनाते आ रहे हैं, तो उससे हमें कल्लों का जो विकास है उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। उस फॉर्मूले को भी आपके साथ हम बताएंगे। तो इन सभी चीज़ों को अगर डाल दिया, फिर भी अगर किसान भाइयों को अगर अपनी फसल के अंदर जो मन मुताबिक जो देख रहे हैं उससे नतीजा नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगर आप पहले पानी में इन चीज़ों को डाल रहे हैं और उनके पश्चात भी आपको मन मुताबिक आपका जो फसल में दिखना चाहिए वैसा उत्पादन देने वाली फसल दिख नहीं रही है, तो उसके लिए क्या करें, तो आप ऐसे करें कि बाज़ार से जो NPK आती है 19-19-19 वो लेकर आएँ, और जो चिलेटेड फॉर्म का जिंक जो आता है उसको लेकर आएँ। इन दोनों को मिलाकर आप इस सब का उपयोग करेंगे तो आपको ज़रूरी है, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इससे आपकी फसल को जो मुख्य जो पोषण तत्व साथ में वो मिलेंगे। और जो जिंक की कमी हमारे भारत में देखी जाए तो ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं उनमें जिंक की अक्सर कमी रहती है। तो जिंक डालने से फसल की जो हम जो देख रहे हैं जिंक से बहुत ही बेनिफिट मिलते हैं फसल को, और साथ ही में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो ज़्यादा करता है। तो और दूसरी बात होगी, और पोटास अगर हम देते हैं तो पोटास में क्या होता है कि कई बार वातावरण की अनुकूलता और विभिन्नता देखने को मिलती है, तो उस परिस्थिति के अंदर है ना पोटास है ना गेहूं में रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। तो उसके लिए हमें जो गेहूं के अंदर पोटास की बहुत ही मुख्य अहम भूमिका, तो उसको भी हमें देना है। साथ ही में सल्फर भी हमें कुछ, अगर अपने खेत की जो बुआई करने से पहले अगर ज़मीन की अच्छी प्रकार से आप ज़मीन की जांच करवाकर आप जो सॉइल हेल्थ कार्ड अगर आप देखते हो तो उसके आधार पर आप अगर कोई भी खाद तत्व डालते हो तो वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उससे हमें ये पता चल जाएगी हमारी ज़मीन के अंदर जो pH है ना वो कितना है, तो पौधे को कितनी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, कितने पोषण तत्व, गौण पोषण तत्व कितने चाहिए, उन सभी पोषण तत्वों के आधार पर हम डालेंगे। अब हम जो डाल रहे हैं ना वो एक तजुर्बे के आधार पर डाल रहे हैं कि हमारी फसल को इतनी आवश्यकता है और इतना डाल देंगे तो इतना उत्पादन मिल जाएगा।
लेकिन अगर मैं आपको यही जानकारी दूंगा कि हम भी जो कि हमारी फसल के बारे में, जो हमारी फसल है ना, उसके ऊपर हम पहले ज़मीन की हर बार 6 महीने से ज़मीन की जांच करवाते हैं। उसी आधार पर देखते हैं कि हमारी फसल में कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है और हमारी ज़मीन का पीएच है वो लेवल में तो है या नहीं है। सभी की जाँच करने के पश्चात हमें पोषण तत्वों की कितनी आवश्यकता है वो हम देख के उसी डिफिशियंसी के आधार पर जो डिजीज़ है उन पर भी कंट्रोल करते हैं। और लास्ट में जो हमारे जड़ों का विकास के लिए है ना, एक मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो माइकोराइजा जैव फफूंद आता है, जो कि हमारी जो जड़ें होती है ना, उनका विकास जो है ना वो हमारे 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर में बदल देता है। और जड़ों का जो विकास है, लंबी दूरी का जो पोषण तत्व है उसको वो हमारे पौधे को उपलब्ध करवाता है। तो इस चीज़ों को हम डालते हैं तो हमारी उत्पादन निरंतर जरूर बढ़ेगा। और इन जो चीज़ हमने बताई है कि शुरुआत में हमने जिन चीज़ों की आपके साथ चर्चा की है कि शुरुआत में बेसल डोज में हमें कौन कौन सी खाद देनी है, साथ में बाद के अंदर हमने नहीं डाली है तो हमें ये खाद जो बताइए वो डालें, जिससे हमारे जो मन मुताबिक जो फसल के जो उत्पादन है वो हमें देखने को मिलेगा। कई बार गेहूं के अंदर जो पीलापन है ना वो बहुत छाया हो जाता है, पीलापन आ जाता है। तो आप बाज़ार में ना कॉम्फिडोर बायर जो कंपनी की जो ना उसका आप स्प्रे करें, ताकि जो पीलापन और जो मोरिया रोग हो जाता है और जो कई बार लाल लाल पत्ते के ऊपर धब्बे से बन जाते हैं तो उसी के कारण बनते हैं, तो उसको आप स्प्रे जरूर करें। उससे आपकी फसल पर निजात जरूर मिल जाएगा, क्योंकि वो एक प्रकार की फफूंदजनक रोग है। और दूसरी बात, हमारी जो गेहूं की फसल में एक चौड़ी पत्ती वाला घास हो जाता है। और साथ मैं आपसे किसानों को ये बताऊंगा कि जो अगर आपके खेत में चौड़ी पत्तीदार वाला घास हो गया तो उसी की आप दवाई डालें। और अगर जिस प्रतिनिधि से आप इस दवा को खरीद रहे हैं, जिस कंपनी से आप खरीद रहे हैं, तो उनसे आप एक बार पूछताछ जरूर कर लें कि हमारी फसल पर उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, हमारी जो उत्पादन क्षमता पर वो तो प्रभाव नहीं, क्योंकि उनका जो दायित्व बनता है उस दायित्व को आप पूरी तरीके से निभाते नहीं हो। और वो ऐसी दवाई दे देते हैं जिससे हमारी फसल में हमने पोषण तत्व तो खूब डाले हैं और चीज़ भी हमने खूब डाली है, लेकिन फिर भी हमारा उत्पादन नहीं मिल पाता है। और फिर हम देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये गलत किसी की राय की वजह से हमने एक क्रिया की है जिसकी वजह से ये हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो फसल का जो उत्पादन, जो घास है, वो फसल के उत्पादन को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर करता है। तो आप अगर घास आपसे हो सके तो आप घास को निराई गुड़ाई से ही समाप्त करने की कोशिश करें, दवाई का स्प्रे नहीं करें। ये जो क्रिया आप अगर करते हो ना तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि उत्पादन की क्षमता है ना, वो जो आप निरंतर जो पिछले गत वर्षों से आप देखते आ रहे हो ना, उससे आपको अच्छा देखने को मिलेगा और उत्पादन आपका बहुत ही शानदार होगा, जो आपके मन मुताबिक ही होगा। अब कई बार किसानों की शिकायत देखने को मिलती है कि हमने सभी खाद तत्व डाले हैं लेकिन फिर भी हमारी फसल के अंदर वो प्रभाव नहीं दिख रहे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार हमारी जो फसल के अंदर जो पोषण तत्व हमें डालते हैं ना, वो पोषण तत्व क्या होते हैं कि अघुलनशील अवस्था में चल जाते हैं, जो पौधे को नहीं मिल पाते हैं। हम 100% डालते हैं तो वो 10% में नहीं मिल पाते हैं। तो उस कंडीशन में आप जो किसान भाई जूझ रहे हैं और वो जो दवाइयाँ डालकर भी उत्पादन नहीं मिल पा रहा है, तो उस किसान भाई की आप ह्यूमिक एसिड जो आता है बाजार में, अनेक प्रकार का ह्यूमिक एसिड आता है, लेकिन कई बार क्या आता है, आजकल फ्रॉड बहुत चल रहा है कि ह्यूमिक एसिड में भी है ना कई तरह तरह के ह्यूमिक एसिड देते हैं जो कि रियल नहीं होता। तो आप जो एक भरोसेमंद जो राय के आधार पर आपको जो ह्यूमिक एसिड है, अच्छा ह्यूमिक एसिड है, वो लेना है। जिससे क्या होता है कि हमारी जड़ों को जो है ना कई प्रकार के पोषण तत्व जो अघुलनशील अवस्था में पड़े रहते हैं वो पोषण तत्व भी मिलते हैं। और साथ ही में जो हमारे ज़मीन के जो अन्य तत्व जो हम डाल रहे हैं तो वो भी हमारे पौधे को मिलते हैं, ताकि ज़मीन की जो भी बैलेंसता है वो भी बनी रही है और पोषण तत्वों की हमारी फसल भी जो है ना पूरी तरह से हरी भरी लहराती रहेगी। इन सभी क्रियाओं को अगर करते हैं, बेसल डोज में जितनी खाद बताई है, बीज की बुआई करते समय इन चीज़ों का आपका इस्तेमाल किया है, बीज का उपचार किया है, बेसल डोज में DAP, यूरिया, पोटाश, जिंक और जाइम इन सभी को दिया, तो उन किसान भाई को तो सिर्फ एकमात्र ये काम करना है कि यूरिया और सिर्फ चिलेटेड फॉर्म का जो जिंक है ना, अगर जिंक है ना वो दे दें, उससे आपकी फसल को आपको लहराई भी मिलेगी। अगर फिर भी नहीं मिल रही है ना तो आप इतना कर लीजिए, NPK 19-19 है ना, लिक्विड फॉर्म का NPK 19-19 लाइए और चिलेटेड फॉर्म का जो जिंक है ना वो डालिए और सल्फर है ना वो भी डालिए। इन सभी को डालकर आप स्प्रे मार दीजिए, आपकी फसल को मैं वाकई में आपको बता सकता हूँ कि आपकी फसल अवश्य लहराई हुई दिखेगी। जितना भी पोषण तत्व कम देंगे तो वो आगे उतनी ही कम अपनी दक्षता दिखाएगा। तो क्या है कि हम अगर इसको अभी इतने पोषण तत्व दे देंगे जिससे ये प्रबल हो जाएगा, तो वाकई में हमारा जो पौधा जो देने जा रहा है ना, वो हमें जो हम उम्मीद कर रहे हैं ना वैसा ही हमें पोषण, पहला पानी और दूसरा पानी हमारा निर्धारित करता है कि हमारे गेहूँ का उत्पादन कितना होने वाला है। तो
ये जो जानकारी है जो हमने आपके साथ साझा की, एक अनुभव के आधार पर हमने आपके साथ साझा की है। तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें किसान भाइयों को। जिन किसान भाइयों को अभी इन जानकारियों का पता नहीं है, अनुभव कम है, तो उन किसान भाइयों को जरूर शेयर करें, ताकि सत्य के लिए। राम राम, जय हिंद।